होती है, ड्रग एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारी दवा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जहां से हम दवा को खाते हैं वहां से मूव करते करते कहाँ पे पहुंचे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हमारे ब्लड में जब पहुंचती है तो वही दवा क्या कहलाती है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं होता है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म के बारे में हमने आपको कल बता दिया था। मैकेनिज्म एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक होता है आपका पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन एक होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक आपका कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, नहीं इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में दो था, एक था फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक था आपका कौन सा, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। देखो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस किसके लिए होते हैं, एक उस पार्टिकल्स के लिए होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एंजाइम होती है, ये सब क्या होती है, लार्ज पार्टिकल्स होती है, ये आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में नहीं जा पाती है, तो सेल उसको क्या करती है, या तो सेल उसको खा जाएगी या तो पी जाएगी, ठीक है। दो, फेगो मतलब होता है खाना, पीनो मतलब होता है पीना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को क्या कर जाती है, या तो खा जाएगी या तो पी जाएगी। जैसे ये हमने आपको बताया था, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दवा को खाती रहेगी, क्या करेगी, दवा को खाती रहेगी। एक मिनट बता ही रहे अच्छे से, ये है आपकी, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही होती, ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो सबस्टांस होते हैं, सबस्टांस को सेल मेम्ब्रेन खाने का काम करती है या तो पीने का काम करती है। यहाँ से कंसंट्रेशन, ये हमारे यहाँ होते हैं हाई कंसंट्रेशन, ये क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन। ये आउटसाइड है सेल का, आउटसाइड है, आउटसाइड, ये सेल का इनसाइड है, मतलब ये साइड सेल के अंदर का साइड है, ये सेल का बाहर के साइड है। सेल के बाहर के साइड में क्या मिलेंगे हमको, सबस्टांस मिलेंगे, ये हमारे क्या है, ड्रग है। ऐसे ड्रग जो लार्ज पार्टिकल में है, जो बड़े पार्टिकल में है, जो आसानी से इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ब्लड में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे ड्रग के लिए हमारी जो सेल्स होती है उसको खा जाती है या तो पी जाती है। पीने का चीज रहता है तो उसको पी जाती है, खाने का चीज रहता है तो उसको खा जाती है। जैसे ये हमारे लार्ज पार्टिकल सेल इसको निगलेगी, निगल कर अपने अंदर लेगी, फिर निगल कर कुछ इनगल्फ करेगी, घोटेगी, फिर यहाँ पे घोट के यहाँ पे करेगी, फिर इसके बाद सेल के अंदर छोड़ देती है। तो ये प्रोसेस होती है किसमें, इंडोसाइटोसिस में। इंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसके थ्रू भी दवा को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाया जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे लार्ज पार्टिकल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, लार्ज पार्टिकल्स है, अमीनो एसिड लार्ज पार्टिकल्स होती है, ग्लूकोज जो होता है लार्ज पार्टिकल्स होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत सारे ड्रग, बहुत सारे सबस्टांस जो लार्ज पार्टिकल्स के होते हैं, जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लड में किसके थ्रू पहुंचते हैं, इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में दो प्रोसेस आती है, एक आती है आपकी फेगोसाइटोसिस, एक आती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में जो सेल होती है वो सबस्टांस को निगल कर, यानी सबस्टांस को खाकर ब्लड में पहुंचाने का काम करती है, और जो पिनोसाइटोसिस होती है वो सबस्टांस को या ड्रग को या मिनरल को, चाहे कोई भी विटामिन हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसको पीकर ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट था, छूट गया था, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। इसके बाद हमने आपको बताया था फैसिलिटी एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, एक और था कौन सा, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में डिफरेंस यही है कि पैसिव डिफ्यूजन कहता है जो दवा होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। कहां से, यहाँ पे हमारी जो दवा है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन से है, हाई कंसंट्रेशन से, और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो दवा ब्लड में, ये सेल्स का क्या है, ये सेल का आउटसाइड है, आउटसाइड, ये क्या है, इनसाइड, सेल के इनसाइड। जो दवा होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं, सेल के आउटसाइड में प्रेजेंस रहते हैं। हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं, सेल के आउटसाइड में, और ये मूव करते हैं इनसाइड में जहाँ पे दवा का कंसंट्रेशन लो होता है। पहले सबसे पहले आउटसाइड में ही दवा प्रेजेंस रहेगी, फिर जाती है। तो पैसिव डिफ्यूजन नहीं कहता है कि ये जो प्रोसेस होती है एक काम करती है, वर्क करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे, यानी फिक्स फर्स्ट लॉ। एक होता है फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, वहां पे कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स में दो चीजें बोल दिया गया है। जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तब कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन वही सब्सटेंस जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है। ये लॉ कौन दिए थे, फिक्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। तो जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो किसके बेस पे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। किसके बेस पे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के बेस पे होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही कहता है जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे हमने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ये क्या है, लो कंसंट्रेशन, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। सपोज दैट आप हाई कंसंट्रेशन पे है, हाई कंसंट्रेशन पे मतलब बहुत ऊंची सड़क पे है। अगर वहां से आपको नीचे उतरना हो तो आपको सिर्फ साइकिल का ब्रेक ही संभालना पड़ेगा, पैडल नहीं मारना पड़ेगा। साइकिल ऑटोमेटिक आती है जहाँ पे लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो अगर दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मान लीजिए आपको एक ऐसी सड़क मिल गई तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप साइकिल को बहुत खींच कर चलाएंगे, बहुत खींच कर ऊंचाई पर जाके पहुंचेंगे, तो वहां पे क्या इंड्यूस होती है, एनर्जी इंड्यूस होती है। मतलब यही याद रखिएगा, एक्टिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है। पैसिव डिफ्यूजन कहता है दवा जो मूव करती है वो कहां से मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन कहता है कि जो दवा होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद आपका था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो बहुत जितने भी दवाएं हैं इस इंडिया में, जितनी भी दवाएं हैं 70% दवा किसके थ्रू ब्लड में जाती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाती है। किसके थ्रू जाती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू 70% दवा ब्लड में जाती है। बाकी जो 20% दवा होती है, और इसमें आपके वाटर सॉल्युबल भी दवा होते हैं जो एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, और आपके कौन से है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी जाते हैं, और आपके जो इंडोसाइटोसिस के थ्रू भी जाते हैं। इंडोसाइटोसिस के थ्रू कहां पे जाते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं। कितने परसेंटेज तक, 30% तक दवा इन तीनों प्रोसेस से जाती है। बात समझ में आई। और बाकी जो 70% दवा है वो ब्लड में मूव करती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। वो कौन सी दवा रहती है, लाइपोफिलिक नेचर, लाइपोफिलिक इन नेचर की दवा जो रहती है, लाइपोफिलिक नेचर की जो दवा रहती है, वो पैसिव डिफ्यूजन से आसानी से क्यों चली जाती है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसका नेचर क्या होता है, लिपिड नेचर की होती है। क्या होती है, लिपिड नेचर की। लिपिड नेचर जैसे हमने आपको बताया था पहले, तेल और तेल को आपस में मिक्स करेंगे तो घुल जाएगा।
लेकिन तेल और पानी को आपस में मिक्स करेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो दोनों आपस में घुलेंगे ही नहीं। वैसे जो ये तेल है, जो ये लेयर है, ये तेल की नेचर की है, लिपिड नेचर की है। इस पे अगर वाटर जाएगा, वाटर सॉल्युबल वाली जो दवा जाएगी वो मूव नहीं करेगी, रिटर्न क्या हो जाएगी, चली आ जाएगी। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल दवा रहेगी वो आसानी से इसमें घुलकर, इसकी जो लेयर होती है, इसमें जो फैट है उसमें घुलकर आसानी से ब्लड में चली जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तब बात आती है कि जब लिपिड सॉल्युबल दवा आसानी से चली जाती है तो वाटर सॉल्युबल वाली दवा के लिए क्या होता है, या फिर जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उसके लिए क्या होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल वाली दवा होती है वो भी ब्लड में जाती है, लेकिन किसके थ्रू जाती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक दिन बाद आएगा तो पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट है, जाने। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहता है दवा जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की दवा मूव करती है। मतलब दवा जहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा दवा कहाँ से मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इधर मूव करती है जहाँ पे दवा का कंसंट्रेशन लो है। ये हमारा हाई कंसंट्रेशन हो गया, ये सेल का आउटसाइड है और ये क्या है, सेल के इनसाइड है, इनसाइड है। दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन किसके थ्रू करती है, कैरियर बॉडीज के थ्रू करती है। ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है। ऐसी दवा जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती हैं उसके लिए कौन सा डिफ्यूजन आता है, पैसिव डिफ्यूजन। दवाएं दो टाइप की होती हैं, एक वो दवा होती है जो आसानी से लिपिड में डिजॉल्व हो जाती है, एक वो भी दवा होती है जो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो जो दवा आसानी से लिपिड में डिजॉल्व हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाती है, लेकिन जो दवा वाटर में डिजॉल्व होती है वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती है। तो उसके लिए एक्टिव होता है वहां पे कैरियर बॉडीज, जो कि प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, वही दवा को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था ढेर सारे क्या होते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हम कैरियर बॉडीज बना दे रहे हैं। एक ठीक है, फिर फिगर के थ्रू पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पे भी होगी ये क्या, ये है सेल मेम्ब्रेन आपको। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटसाइड है, आउटसाइड, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का इनसाइड है। दवा हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे प्रेजेंस रहेगी, दवा ढेर सारी कंसंट्रेशन में, बहुत ढेर सारी कंसंट्रेशन में, मतलब हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे है, आउटसाइड में, सेल के आउटसाइड में है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, और ये है कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे दवा का कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन मतलब होता है मात्रा, याद रखिएगा, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मात्रा। पहले दवा आप खाएंगे तो वो दवा कहाँ पे रहेगी, सेल के बाहर ही रहेगी। जब दवा सेल के अंदर आती है मतलब कहाँ पे आती है, ब्लड में आती है। कहाँ पे आती है, ब्लड में आती है।
तो ब्लड वाला इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल के बाहर वाला, सेल के उधर वाला आउटसाइड, सेल के अंदर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो दवा पहले आउटसाइड में आएगी, सेल के आउटसाइड में आएगी, ये आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहता है कि दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैरियर बॉडीज की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो दवा होती है वो किसके थ्रू मूव करती है, कैरियर बॉडीज के थ्रू मूव करती है। अब एक कैरियर बॉडीज है, ये दवा को अपने अंदर लेगा, अपने अंदर लेने के बाद दवा को इसको देगा, दवा को ऐसे मूव करके दवा को इसको देगा, ये दवा अपने पेट में भर के किसको देगा, इसको देगा, ये दवा को पेट से निकाल कर कहाँ पे, सेल के अंदर छोड़ देगा। तो कैरियर बॉडी की तरह ही दवा मूव करती है, कैरियर बॉडी की हेल्प से दवा आउटसाइड या इनसाइड में पहुंचती है। ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें कौन सी सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल वाली दवा के लिए होता है, वाटर सॉल्युबल। ऐसी दवा जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज होता है। बात समझ में आई? तो एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस डिफ्यूजन सब बता दिए हैं हम, कल के वीडियो में ही आपको बताया थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन कौन फैक्टर्स होते हैं जो दवा को, यानी जो ड्रग या फिर मेडिसिन को ब्लड में जाने से रोकते हैं, किसमें, ब्लड में जाने से रोकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। दीज आर दोज फैक्टर व्हिच आर अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग या फिर अफेक्टेड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग या सब्सटेंस। मतलब ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, वही क्या कहलाता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए, जितना बेस्ट एक दवा का एब्जॉर्प्शन होगा वो दवा उतना ही अच्छा इफेक्ट देगी। मतलब अगर किसी भी दवा का एब्जॉर्प्शन रेट हाई है, अगर जो दवा आसानी से ब्लड में पहुंच गई, उसका एक्शन भी यानी इफेक्ट भी क्या होगा, इफेक्ट भी हाई होगा। जिस दवा का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, लो है, उस दवा का इफेक्ट भी लो होगा। देखो, सब डिपेंड करता है कि दवा का एब्जॉर्प्शन पे, पेनिट्रेशन पे। जितना तेजी से दवा आसानी से ब्लड में पेनिट्रेट कर जाएगी उतना ही तेजी से इफेक्ट देगी। जितना लो दवा एब्जॉर्ब होगी, पेनिट्रेट होगी ब्लड में, उतना ही लो इफेक्ट देगी। तो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे, और यही फैक्टर होते हैं जो दवा के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, जब कोई दवा, कोई सब्सटेंस जब ब्लड में पहुंच जाता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। दवा का ब्लड में पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। किताबी भाषा में पढ़ेंगे, किताबी भाषा में समझेंगे तो दीज आर एब्जॉर्प्शन, इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ड्रग या सब्सटेंस मूव इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जहां से आप दवा खाते हैं वहां से वो दवा मूव करते करते आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो वही क्या कहलाती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहलाती है। और इसी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। एक फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देंगे तो एक ड्रग का प्रॉपर तरीके से इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आया? अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और कोई जुड़े, देखते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। इंग्लिश में भी था, हिंदी में सब आ जा रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही बोल रहा है, ड्रग एब्जॉर्प्शन एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो दवा होती है वो जहां से आप दवा खाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से दवा रीच कर कहां पे पहुंचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इसेंशियल फॉर द अचीव द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग।
प्रॉपर यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि अगर किसी भी दवा का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, देखो बोल रहा है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब एक दवा का डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट आप चाहते हैं, मतलब कि वो दवा मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करे, मैक्सिमम हमारे बॉडी से बीमारी को खत्म करे, तो उसका उस दवा का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो दवा प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अजय सिंह को है, चलिए। मतलब यही बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि ड्रग एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब दवा हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आप दवा को खाते हैं, वहां से मूव करते करते आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो वही एक दवा का ड्रग एब्जॉर्प्शन कराता है। लेकिन फिर यही कह रहा है कि एक दवा का डिजायर इफेक्ट, एक्चुअल में जितना आपको इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट तभी एक दवा दे पाएगी जब उस दवा का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इसे होता है फैक्टर अफेक्टिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले है फिजियोकेमिकल फैक्टर। कौन से फैक्टर है? सबसे पहले फिजियोकेमिकल फैक्टर क्या बोल रहा है? ड्रग सॉल्युबिलिटी। सबसे नंबर 1 पे फिजियोकेमिकल फैक्टर में नंबर 1 पे क्या आएगा? ड्रग सॉल्युबिलिटी। देखो ड्रग एब्जॉर्ब तभी होगी, जैसे नमक है, नमक को अगर आप में नमक एब्जॉर्ब हो, अगर नमक को हम डायरेक्टली कॉटन में एब्जॉर्ब करेंगे तो कॉटन में एब्जॉर्ब हो पाएगा? पहले आप ये बताइए। ठीक है, कौन छूया? जैसे एक नमक है, ये नमक है और ये क्या है? कॉटन है। कॉटन मतलब रुई। अगर आप इसको डायरेक्टली रुई में एब्जॉर्ब करेंगे तो हो पाएगा? नहीं होगा, रुई में बच जाएगा, रुई को लपेट लेगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब इस नमक में थोड़ा सा वाटर मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? पानी मिला दीजिए, वाटर। अब ये नमक जो है वाटर में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, यानी सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एक सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक होता है सैल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सैल्यूट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो घुलने वाले होते हैं, मतलब ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्वेंट में घुलते हैं। सैल्यूट आपका नमक हो गया, नमक घुलने वाला पदार्थ है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक कंपाउंड होते हैं जिसमें सैल्यूट घुलते हैं, जिसमें सैल्यूट घुलते हैं। ये क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। और सैल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सैल्यूट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉल्वेंट में घुलते हैं, सॉल्वेंट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सैल्यूट घुलता है। सैल्यूट और सॉल्वेंट के जब कंपोजिशन यानी कि जब मिक्सचर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं? जैसे कि ये अब इस नमक को आप क्या करेंगे? पानी में घोल दीजिए। अब नमक को पानी में घोल देंगे तो अब क्या हो जाएगा? ये नमक आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ये नमक आसानी से वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। अब आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को आप कॉटन पे डालेंगे तो कॉटन इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। कॉटन क्या करेगी? उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। मेरा मतलब सिर्फ यही कहना है कि एक दवा का एब्जॉर्प्शन, एक दवा का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसका डिसोल्यूशन होगा। मतलब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जब वो दवा आसानी से सॉल्युबल होगी, वो किसी भी कंपोनेंट्स में, किसी भी सब्सटेंस में वो घुलेगी, तभी उस दवा का एब्जॉर्प्शन होगा। दवा आप खाते हैं, कोई भी दवा हो, वो अगर आप ओरली दवा लेते हैं, माउथ से जो दवा लेते हैं, वो आपके स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होती है। कहाँ पे डिजॉल्व होती है? स्टमक फ्लूइड में। फिर वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सॉल्युबिलिटी जो होती है, ड्रग सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है दवा के एब्जॉर्प्शन को। दवा तभी एब्जॉर्ब होगी जब वो दवा घुलेगी। सपोर्ट दैट
एक पत्थर है, उस पत्थर को अगर हम जबरदस्ती पानी में घोले तो घुलेगा? एक नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, सबसे पहले कौन घुलेगा? नमक घुलेगा, फिर चीनी घुलेगा, फिर पत्थर तो घुलेगा ही नहीं। तो जो दवा पानी में नहीं घुल सकती या फिर किसी भी चीज में आसानी से नहीं घुल पाती है, उस दवा का एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है एक दवा की सॉल्युबिलिटी पे। जितना जल्दी दवा डिजॉल्व होगी, जितना जल्दी दवा घुलेगी, उतना ही जल्दी एक दवा का एब्जॉर्प्शन होगा। बात समझ में आई? एक दवा जैसे अभी हमने रुई का एग्जांपल दिया, अब नमक को आप उसमें एब्जॉर्ब, रुई में एब्जॉर्ब कर रहे थे, नहीं हुआ, लेकिन उसी नमक को आप घोल बना दीजिए और फिर रुई पर गिराइए, रुई उस नमक को एब्जॉर्ब कर देगी थ्रू द वाटर। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, एक दवा का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसका प्रॉपर तरीके से डिजोल्यूशन होगा। बात समझ में आई? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग अफेक्टेड इन द एब्जॉर्प्शन। जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो एक दवा की सॉल्युबिलिटी होती है, ड्रग सॉल्युबिलिटी में क्या बोल रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग अफेक्टेड इन द एब्जॉर्प्शन। एक दवा की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर देती है एक दवा के एब्जॉर्प्शन को। मेरा चार्जर है, मैं क्या लगाने लग जाएगा? हाँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग अफेक्टेड इन द एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहा है, एक दवा की सॉल्युबिलिटी अगर लो है, वो दवा कम डिजॉल्व हो पा रही है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। देखो, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है डिपेंड करता है किस पे? सॉल्युबिलिटी पर। एब्जॉर्प्शन, अब जिस दवा की सॉल्युबिलिटी हाई होगी, उस दवा का एब्जॉर्प्शन भी हाई होगा। जिस दवा की सॉल्युबिलिटी लो होगी, उस दवा का एब्जॉर्प्शन भी लो होगा। तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो जितना अगर सॉल्युबिलिटी को, एक दवा की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिक दवा के एब्जॉर्प्शन वाला रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है, ड्रग विथ हायर सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग होते हैं आर यूजली एब्जॉर्ब मोर इजीली। सीधा बोल रहा है, ड्रग विथ हायर सॉल्युबिलिटी आर यूजली एब्जॉर्ब मोर इजीली। मतलब जो दवा हायर सॉल्युबिलिटी की रहेगी वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। पुअर सॉल्युबल ड्रग सो लो एब्जॉर्प्शन, और जो दवा पुअर सॉल्युबल रहेगी, जो दवा आसानी से वाटर में नहीं डिजॉल्व हो पाएगी, वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं ग्लिसियोफुलविन, ग्लाइसियोफुलविन, ये मे भी शायद एंटीबैक्टीरियल दवा है। ग्लाइसियो एंटीबैक्टीरियल नहीं, एंटी फंगल है, एंटी फंगल दवा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी, इसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद है दूसरा कौन सा फैक्टर है? दूसरा किसमें है? फिजियोकेमिकल फैक्टर में अभी एक फैक्टर पढ़े हैं, कौन सी? ड्रग सॉल्युबिलिटी। दूसरा कौन सा फैक्टर है? पार्टिकल साइज। दूसरा कौन सा फैक्टर है? पार्टिकल साइज। अब देखो, जैसे चीनी, इधर देखिए, चीनी का पार्टिकल बड़ा होता है, चीनी का पार्टिकल क्या होता है? बड़ा होता है। और नमक का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। नमक का पार्टिकल क्या होता है? छोटा होता है। अब इन दोनों को आप घोलेंगे तो सबसे पहले कौन डिजॉल्व होगा? नमक होगा। क्यों? क्योंकि नमक का जो पार्टिकल है वो छोटा है और जो चीनी है उसका पार्टिकल बड़ा है। इसलिए जब चीनी के पास ज्यादा पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल है तो उसके पास सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है पार्टिकल साइज। अब हमारी दवा का जितना छोटा पार्टिकल साइज रहेगा उतना ही जल्दी डिजॉल्व होगा। अब जब जितना जल्दी डिजॉल्व होगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अब देखो, पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, हायर डिजोल्यूशन,
अब जब हायर डिसोल्यूशन है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी हाईएस्ट ही होगा। मतलब पार्टिकल साइज में सीधा बोल रहा है एक दवा का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अगर आप दवा लार्ज पार्टिकल साइज में बना दिए हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उस दवा का डिसोल्यूशन रेट कम हुआ है। वो दवा जितना जल्दी डिजॉल्व कब होगी? जब वो स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट होगी। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना पार्टिकल साइज छोटा रहेगा उतना ही दवा का सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, दवा का सरफेस एरिया बढ़ेगा और वो दवा उतना ही जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी। सीधा सीधा बोल रहा है जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज होगा उतना ही जल्दी सॉल्युबिलिटी होगी। ड्रग विथ स्मॉलर पार्टिकल आर द एब्जॉर्प्शन फास्टर देन द लार्जर पार्टिकल। अगर जो दवा है वो स्मॉल पार्टिकल साइज में है, मान लीजिए हमारी दवा है एक स्मॉल पार्टिकल साइज में बनी है, स्मॉल पार्टिकल साइज में बनी है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या होगा? फास्टर होगा। अगर यही दवा लार्ज पार्टिकल साइज में बनी है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन लो हो जाएगा। कारण ये स्मॉल पार्टिकल्स का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? सॉल्युबिलिटी। और फिर इसके बाद आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है दवा के एब्जॉर्प्शन को। जैसे अभी हमने बताया जितना ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? जैसे ब्लड की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर के फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसका नेचर क्या होता है? लिपिड नेचर का होता है, यानी कि ये फैट नेचर की होती है। अब बताओ वायल और वायल को आपस में मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगा, वायल और वाटर को आपस में मिलाओगे तो मिक्स नहीं होगा, वो स्लिप करके बाहर चला जाएगा। तो ये जो लेयर होती है ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर की, इसलिए ये लिपिड नेचर की रहती है। लिपिड नेचर होने के कारण कहती है कि हम उसी दवा को एब्जॉर्ब करेंगे जो लिपिड नेचर का रहेगा। अब जो दवा लिपिड नेचर की रहेगी वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो दवा वाटर नेचर की रहेगी वो सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। अब उसको उसके एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैरियर बॉडीज के लिए। तो यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल कहता है अगर किसी दवा का सॉल्युबिलिटी लिपिड सॉल्युबिलिटी कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई दवा लिपिड सॉल्युबल है जो आसानी से फैट में डिसॉल्व हो जाए तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाएगी। ठीक है, हायर लिपिड सॉल्युबल जनरली इंक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब जो दवा हाई लिपिड सॉल्युबल की रहेंगी भाई वो हाईएस्ट, तो जब दवा हमारी हाई लिपिड की रहेगी तो जितना जितना हाई लिपिड की रहेगी उतना ही तेज लिपिड सॉल्युबल होगी। तो जो दवा हाई लिपिड की रहेगी वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, शायद आप लोग थक गए हैं, बस यही भी पढ़ाएंगे। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, ब्लड फ्लो, यही आज तो यही पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 बचा है। लिपिड सॉल्युबल इतना समझ में आया। फिर एक आता है पीके और एक आता है पीकेएच। पीएच, पीके और पीएच। देखो पीके और पीएच का मतलब देखो दवा भी हमारी आयोनाइजेशन फॉर्म में होती है और नॉन आयोनाइजेशन फॉर्म में होती है। नॉन आयोनाइजेशन, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नोट पे सकते हैं। दवा किस 2 फॉर्म में होती है, एक होती है आयोनाइजेशन, एक होती है नॉन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन का मतलब होता है जिसके ऊपर आयनिक चार्ज हो। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस का। एक होती है वीक बेस ड्रग, क्या होती है?
वीक एसिड ड्रग, एक होती है वीक बेस्ड ड्रग। ठीक है, देखो आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन कहता है कि जो दवा आयोनाइजेशन फॉर्म में रहती है वो आसानी से क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। अब जितना जल्दी डिजोल्यूशन होगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही जल्दी इफेक्ट को देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन में देखा जाए तो जो आयोनाइजेशन की दवा रहती है वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अनआयोनाइजेशन की जो दवा रहती है वो आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है। तो ये हमारी इसका जो डिजोल्यूशन होता है लो होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन। मतलब नॉन आयोनाइजेशन दवा कम इफेक्टिव होती है, इसका कम एब्जॉर्प्शन होता है, किसके कंपेयर से, आयोनाइजेशन के कंपेयर से। बात समझ में आई? अगर आयोनाइजेशन नॉन आयोनाइजेशन में कंप्रोमाइज करे तो आयोनाइजेशन जो होती है, जो दवा जितना आयोनाइक फॉर्म में रहेगी उतना ही जल्दी डिजॉल्व होगी, उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अब जो दवा नॉन आयोनाइजेशन फॉर्म में रहेगी उसका डिजोल्यूशन रेट डिक्रीज रहेगा, मतलब वो कम डिजॉल्व होगी, जब कम डिजॉल्व होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ऑटोमेटिक कम ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक आता है वीक एसिड और वीक बेस, एक आता है इसमें पीएच काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पीएच। ये पीएच में कहता है कि जिस एरिया का पीएच एसिड रहेगा हम वहीं पे डिजॉल्व होंगे, और ये कहता है जिस एरिया का पीएच बेसिक रहेगा हम वहीं से एब्जॉर्ब होंगे। अब एसिड पीएच किसका होता है? स्टमक का होता है, स्टमक में प्रेजेंस होता है एचसीएल, एचसीएल की वजह से जो स्टमक का जो पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर वाली जो दवा होती है वो आराम से स्टमक में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है और वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी जो बेसिक नेचर की दवा होती है वो बेसिक मीडिया में आती है, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है? बेसिक होता है। किसके कारण होता है? अब जब हम आपको डाइजेशन पढ़ाए थे, इसीलिए कहते हैं डाइजेशन को अच्छे से तोड़ मरोड़ के पढ़ा करिए, बहुत मजा आएगा। देखो ये स्टमक जो होता है ये फूड को अपने अंदर 4 घंटे तक इकट्ठा करके रखता है। फूड को कितने घंटे तक इकट्ठा करके रखता है? 4। इसके अंदर होता है एचसीएल। एचसीएल हमारे भोजन में प्रेजेंट जितने भी कीटाणु होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये यहीं से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि हम उसी भोजन को डाइजेस्ट करेंगे जिस भोजन का नेचर क्या रहेगा? बेसिक नेचर की रहेगी। अब पेट में जो भोजन है उसमें क्या मिला है? एसिड, तो उस भोजन का नेचर क्या हुआ? एसिड। यहाँ पे कंफ्यूज। अब इसका क्या कहना है? हम एसिड नेचर के भोजन को एब्जॉर्ब करवे नहीं करेंगे, इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक नेचर की दवा को ही डाइजेस्ट करेंगे। तो यहीं पे लगा रहता है लीवर, और लीवर के पास एक होता है गॉल ब्लैडर जो क्या छोड़ता है? पित्त को छोड़ता है। जैसे चिकन वगैरह आप काटते होंगे, अगर गलती से पित्त कट जाता है तो पूरी मीट एकदम खारी हो जाती है, खराब कर देता है। वैसे ये जो भोजन होते हैं ये बेसिक को भोजन को, ये जो पित्त होते हैं ये बेसन को भोजन को बेसिक नेचर बनाने का काम करते हैं। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच जो रहता है वो बेसिक नेचर का रहता है। क्या रहता है? बेसिक नेचर का। अब जो दवा एसिड नेचर की होगी, जो दवा वीक एसिड नेचर की होगी वो स्टमक में डिजॉल्व होगी, स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, और जो दवा वीक बेसिक नेचर की होगी, बेसिक नेचर की होगी, वो किसमें आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक बार देख लेते हैं फिर से। पीएच और पीकेए। पीएच कहता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन द पीएच एंड पीकेए। जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रहता है ये कहता है कि दवा जितनी टाइम फॉर्म में रहेगी वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगी, तो क्योंकि उसका डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज रहेगा, और जो दवा अनआयोनिक फॉर्म में रहेगी वो उतना
उतना ही लो एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि उसका डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज रहेगा। पीएच कहता है, पीएच इसमें कहता है कि जो दवा एसिड नेचर की और दवा बेस नेचर की रहेगी वो आसानी मीडिया में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये बहुत फोन कर रही है, ये है कौन? हाँ हाँ देख रहे हैं अभी फोन। और किसमें एब्जॉर्ब होगी? बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी। इतनी बात समझ में आई? पीएच कहता है। डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म आता है कि जैसे द डोजेस फॉर्म अफेक्टेड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, लिपिड प्रिपरेशन आर जनरली एब्जॉर्ब फास्टर देन द टैबलेट। देखो अब डोजेस फॉर्म जो होते हैं, डोजेस फॉर्म हमने आपको बताया था, तो हम आपको बताए थे कि जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसको 3-4 भाग में बांटा गया है। डोजेस फॉर्म को कितने भाग में बांटा गया है? 3-4 भाग में बांटा गया है। सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। क्या होते हैं डोजेस फॉर्म? सॉलिड में होते हैं सॉलिड, और क्या होते हैं लिक्विड, और क्या होते हैं लिक्विड, और क्या होते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड ये डोजेस फॉर्म भी इफेक्ट करते हैं। सॉलिड में क्या क्या आता है आपका? टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, और क्या आता है? पिल्स आता है, और क्या आता है आपका? एलेक्जर आता है। नहीं पिल्स आता है, हाँ। एक आपका पाउडर है, पाउडर भी किसमें आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है पाउडर। तो डोजेस फॉर्म एक आता है कि जो लिक्विड, लिक्विड में आपका सिरप आता है, इमल्सन आता है, इमल्सन, और क्या आता है? सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन, और एक आपका इलेक्जर आता है, सॉरी इलेक्जर, सिरप, सस्पेंशन, इलेक्जर। सेमी सॉलिड में आपका क्रीम आता है, लोशन आता है, लोशन, और ऐसे एक्सेट्रा कर दीजिए, ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो डोजेस फॉर्म क्या कर रहा है? डोजेस फॉर्म कर रहा है कि जो लिक्विड सॉल्युबल, जो लिक्विड नेचर की दवा है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म में। वो बिल्कुल सही बोली है। देखो एक सिरप को लो, सिरप ऑटोमेटिक घुला घुलाया है, उसमें जो दवा है वो घुली है, लेकिन आप टैबलेट को खाएंगे, टैबलेट जाएगा आपके स्टमक फ्लूइड में, डिसॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे फिर से देखिए, जैसे हमने एक टैबलेट को लिया है, एक टैबलेट कहाँ पे गया? स्टमक में गया, स्टमक में गया तो इसका क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर हम सिरप को लेते हैं, सिरप पहले से ही घुला है, ये स्टमक में जैसे ही जाएगा ये डिसोल्यूशन रेट को बाईपास करेगा, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, उसको डिसॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही घुला घुलाया रहता है। इसका क्या होता है? तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब टैबलेट और सिरप की बात करें तो दोनों में से सबसे पहले जो एक्शन देता है वो क्या रहता है? सिरप रहता है। और फिर इसके बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में फास्ट एक्शन देता है एज कंपेयर टू सिरप और टैबलेट से। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्टली कहाँ पे दिया जाता है? वेन्स में दिया जाता है, मतलब ब्लड में ही दे दिया जाता है। तो जो इंजेक्शन के थ्रू जो दवा जाती है वो स्टमक को पास करती है, यानी बाईपास मेटाबॉलिज्म, बाईपास करती है मेटाबॉलिज्म। उसका मेटाबॉलिज्म होना ही नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है? ब्लड में जाती है, और एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को भी बाईपास करती है, वो सीधा ब्लड में जाती है और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है। तो सबसे फास्ट अगर एक्शन कोई देता है तो इंजेक्शन देता है। इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले जो बहुत जल्दी एक्शन चाहिए अगर आपको, तो क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आपको लो एक्शन चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं आपकी बीमारी को 4-5 घंटे में भी ठीक किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टैबलेट देते हैं। उससे अगर छोटा बच्चा है जो टैबलेट खाने में नहीं हो पा रहा तो उसको क्या देते हैं? सिरप देते हैं। तो सॉल्यूशन में पता चल रहा है सबसे ज्यादा एक्शन इंजेक्शन का होता है, सबसे फास्ट एक्शन किसका होता है? इंजेक्शन का होता है। उससे ज्यादा अगर उससे कम एक्शन कोई देता है, सिरप देता है। सबसे लेट एक्शन किसका देखने को मिलता है? टैबलेट का। टैबलेट प्रॉपर एक्शन तो देता है लेकिन लेट देता है, क्योंकि वो स्टमक फ्लूइड में जाएगा, डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन दोनों वाली प्रोसेस को फॉलो करेगा। जो सिरप होता है और डिसोल्यूशन वाली प्रोसेस को बाई
पास करता है। बात समझ में आई? इंजेक्शन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन दोनों वाली प्रोसेस को बाईपास कर देती है, डायरेक्टली ब्लड में जाकर अपना थेराप्यूटिक एक्शन देती है। तो आज का ये रहा। अभी एब्जॉर्प्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी टॉपिकें बची हैं। डोजेस फॉर्म तक सिर्फ हमारा गया है, अभी बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे।